हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 10 के अंदर हम लोग एक और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, ये सभी पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एज ए प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म दो वर्ड से बना है, पल्मोनरी प्लस एम्बोलिज्म। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और एम्बोलिज्म का मतलब होता है एनी ब्लॉकेज और एनी मूवेबल सब्सटेंस इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी मूवेबल सब्सटेंस आकर के पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है, दैट इज pulmonary embolism. तो occlusion of pulmonary artery by blood clot in venous circulation. venous circulation के थ्रू अगर कोई blood clot आकर के pulmonary circulation यानी pulmonary artery को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, वही कंडीशन कहलाती है pulmonary embolism. इसको पढ़ने से पहले हम लोग pulmonary circulation को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में हार्ट को मैंने 4 चैम्बर रिप्रेजेंट किए हैं। तो 4 चैम्बर में हमें पता है कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा अपने अपर बॉडी से और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से आकर के इसमें आता है, दैट इज वीनस सर्कुलेशन। ठीक है, तो वीनस ब्लड, तो वीनस ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है दोनों लंग्स के अंदर चला जाता है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इस तरीके का नहीं होता है, ये केवल जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी या इसके किसी ब्रांच के अंदर अगर कोई क्लोट आ जाए, कोई एयर आ जाए या कोई फैट मॉलिक्यूल आ जाए जो इसको ब्लॉक कर दे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन की बात। और ये जो है मोस्टली जो क्लोट आता है वो कहाँ से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट बनता है यहाँ से। क्लोट आता है वो कौन से सर्कुलेशन से आता है, वीनस सर्कुलेशन से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, वही ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ही आता है। तो अगर वेना केवा यानी वीनस सिस्टम में कहीं भी क्लोट है तो वही क्लोट इसके अंदर आएगा। तो यही बात हमने पढ़ी है कि वीनस सर्कुलेशन में अगर कोई क्लोट प्रेजेंट है तो वो क्लोट आ जाता है। आगे हम लोग कारण में भी देखेंगे इसको। तो मोस्ट कॉमनली जो ये आता है, वो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है इसका वो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर वीनस थ्रोम्बोसिस भी इसको बोल देते हैं। यानी वेन्स के अंदर थ्रोम्बस का प्रेजेंट होना, दैट इज वीनस थ्रोम्बोसिस। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो एक डिजीज है जो कि अपने लेग्स की डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस हो जाते हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के देख लेना। तो डीवीटी को पढ़ लेना, डीवीटी ही मोस्ट कॉमन कोज होता है, यानी डीवीटी का ही कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं कोजेज क्या क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण जो कि हमने पढ़ा अभी अभी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वीनस थ्रोम्बोसिस है, इसका कारण होता है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसका कारण होता है विर्चो ट्रायड, यानी 3 कारण होते हैं जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं। लेग की जो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती है, उनमें इन 3 कोजेज की वजह से, जिसे हम लोग वीनस ट्रायड के नाम से जाने जाते हैं। पहला होता है वीनस स्टेसिस, यानी ब्लड रुक रहा है, जैसे अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, यानी वेन्स के अंदर ब्लड अगर रुक रहा है तो वो क्लोट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा होता है एंडोथेलियल इंजरी, यानी अपनी एंडोथेलियल लाइन होती है, ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइन होती है, उसमें अगर इंजरी हो जाए किसी भी तरीके की तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग होने के चांसेस, टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा हाइपर कोएगुलेबिलिटी, यानी ब्लड क्लोटिंग होने की टेंडेंसी ब्लड के अंदर बढ़ जाना, दैट इज हाइपर कोएगुलेबिलिटी। इसको हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं, जनरली जो ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट किए जाते हैं, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, पीटीआईएनआर टेस्ट होता है, एपीटीपी होता है, उनके थ्रू इसको हम लोग असेस कर सकते हैं। और इस पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। देन दूसरा कारण होता है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म का मतलब कोई फैट मॉलिक्यूल आ जाए सर्कुलेशन के अंदर, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी पर्सन में फ्रैक्चर हो जाए, फीमर का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो फीमर जो होती है अपनी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बोन होती है, उस बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है, बीच में येलो बोन मेरो होता है जिसमें बहुत सारा फैट होता है। तो अगर फीमर फ्रैक्चर हो जाए, कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए, तो बहुत सारा फैट जो है वो सर्कुलेशन में जा सकता है। तो फीमर फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन होता है फैट एम्बोलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि फीमर फ्रैक्चर हो जाए उस पर्सन को क्या रिस्क होता है, फैट एम्बोलाई का रिस्क होता है। और फैट एम्बोलाई जो है वो अगर लंग्स में चली जाती है विनस सर्कुलेशन के थ्रू तो वो कोज कर सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन होता है एयर एम्बोलिज्म। एयर अगर सर्कुलेशन में आ जाए, जैसे कि आईवी कैनुला लगाया हुआ है या आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उस टाइम पे आ सकता है। या फिर हीमोडायलिसिस के टाइम पे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किडनी फेलियर के केस में इसको किया जाता है, हीमोडायलिसिस को। इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे इसको। या फिर सीवीपी लाइन के थ्रू अगर लगा हुआ है सीवीपी लाइन, तो उसके थ्रू अगर किसी तरीके का एयर बबल चला जाए तो वो एयर एम्बोलिज्म कर सकता है। नेक्स्ट होता है मेजर सर्जरी। किसी पर्सन को बड़ी सर्जरी हुई है तो उसके बाद में पोस्ट कॉम्प्लिकेशन किसी तरीके का क्लोट वहां पर बन सकता है, क्योंकि कोएगुलेबिलिटी की चांसेस जो है, यानी ब्लड क्लोट होने की टेंडेंसी उस केस में बढ़ जाती है। या फिर अगर किसी को सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस अगर डिजीज हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ऑटोइम्यूनिटी की वजह से क्लोट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जनरलाइज्ड क्लोट बनते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन, इसका भी कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अलावा एक जेनेटिक कोज होता है फैक्टर 5 लीडेन। अगर ये पाया जाता है जिसकी वजह से नॉट ओनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो जिस भी पेशेंट में ये फैक्टर वी लीडेन अगर पाया जाता है तो उस पर्सन के अंदर जो है सर्जिकल अम्ब्रेला फिल्टर्स होते हैं वो लगाने की जो है सलाह दी जाती है, ताकि क्लोट जो है लंग्स तक नहीं पहुंचे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ब्रेला फिल्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी और स्मोकिंग अगर कोई करता है या फिर प्रेग्नेंट मदर है, उनमें भी रिस्क फैक्टर होता है कि क्लोट बनने की टेंडेंसी इनमें भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है तो उसके अंदर भी जो है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज पर्सन है उसमें भी क्लोटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सडन सीवियर डिस्निया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर कि सडन सीवियर डिस्निया किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अचानक से सीवियर डिस्निया पर्सन को होने लग जाता है, क्योंकि क्लोट अचानक से जाकर के वहां पर स्टक करेगा और पर्सन को डिस्निया होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, शार्प यूनिलेटरल चेस्ट पेन होगा। यूनिलेटरल मींस अगर एक चेस्ट में हो रहा है, मोस्टली वन चेस्ट में ही होता है, एक साइड के लंग में ही होता है, इस वजह से यूनिलेटरल चेस्ट पेन जो है पर्सन को होता है। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। देन चेस्ट डिस्कम्फर्ट पर्सन को फीलिंग होगा। इसके अलावा टेकिनिया, इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन साइन होता है टेकिनिया, यानी पर्सन की ब्रीथिंग शॉर्ट तो हो जाती है, साथ में रैपिड भी हो जाती है, तो टेकिनिया भी देखने को मिलता है। देन टेकिकार्डिया हो जाता है, एज ए कंपनसेशन पर्सन का टेकिकार्डिया होना स्टार्ट हो जाता है। सिनकोप यानी पर्सन को ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना स्टार्ट हो जाता है। पैलर और स्वेट जैसे साइन, पसीना भी पर्सन को आने लग जाता है। देन इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी जो है उस पर्सन का बढ़ जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो वो लंग्स में जाता है, तो इस आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है वो एओर्टा में जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर होता है 120/80, लेकिन राइट वेंट्रिकल जो पंप करता है वो प्रेशर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो होता है 25/10 mm of Hg। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है, 25/10 mm Hg होता है। ऐसे मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर पूछा जाए, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, तो मीन जो होता है वो होता है 15 mm of Hg। ठीक है, तो मैंने ऑल टाइप ऑफ प्रेशर का एक पॉइंट पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करना, तो उसमें सभी तरीके के प्रेशर, बॉडी में जितने भी टाइप के प्रेशर होते हैं उनको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल प्रेशर से मीन प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला मैंने वहां पर बता रखा है। तो यहाँ पर मीन प्रेशर 15 होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है, 25/10 mm of Hg होता है। तो चूंकि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाते हैं, इस वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी राइज हो जाता है। इसको हम लोग असेस करते हैं, कैथेटर डाला जाता है, सीवीपी लाइन के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वानगंज कैथेटर। ठीक है, तो स्वानगंज कैथेटर किसके लिए यूज होता है, टू मेजर द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि स्वानगंज कैथेटर किसके लिए यूज करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के लिए, या फिर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को किससे नापा जाता है, स्वानगंज कैथेटराइजेशन। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन साइन क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वो होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। पर्सन का राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अपना
पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, और वर्कलोड बढ़ेगा तो उस पर्सन में क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। पहले हाइपरट्रॉफी होगी, अगर वो ट्रीट नहीं किया जाता है कंडीशन, तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी उस पर्सन को हो सकता है। अब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा अगर पर्सन का, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीलोड बढ़ेगा। इट मींस वीनस ब्लड के अंदर स्टेसिस होगा। तो वीनस ब्लड में जब सर्कुलेशन रुकेगा तो अपनी जुगुलर वेन जो होती है वो भी डिस्टेंडेड दिखाई देगी। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन साइन क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। ठीक है, जो जुगुलर वेन जो है वो उस पर्सन के अंदर डिस्टेंडेड दिखाई देगी अगर उसमें राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, क्योंकि प्रीलोड वहां पर बढ़ जाता है। और प्रीलोड का मतलब वेंट्रिकल से पहले यानी राइट एट्रियम या उससे पहले जहां से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रीलोड। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन साइन होते हैं, ये नॉर्मल या कॉमन साइन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला, सडन सीवियर डिस्निया किसका साइन होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री के थ्रू हम लोग जो है बेसिक प्रोफाइल का पता लगाते हैं। देन आफ्टर स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि होता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी के अंदर जो है डाई इंजेक्ट करके उसका जो है एंजियोग्राम देखा जाता है, जिसमें पता लगता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी का। इसके अलावा पर्सन में पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को देख करके पता लगाया जाता है, जैसा कि हमने पता लगाया कि 25/10 mmHg होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर, जो कि मीन 15 होता है, और इसे स्वानगंज कैथेटर से पता लगाते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा डी डाइमर ऐसे या डी डाइमर प्रोफाइल भी कराई जाती है। तो डी डाइमर टेस्ट के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो डी डाइमर ऐसे के अंदर, डी डाइमर क्या होता है, एक ऐसे प्रोटीन फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि जब क्लोट टूटता है, जब क्लोट का फाइब्रोलाइसिस होता है, तो फाइब्रिनोलाइसिस के बाद में डी डाइमर चेन वहां से निकलती है। तो जितना डी डाइमर ब्लड में होगा उतना ही बॉडी के अंदर क्लोट प्रेजेंट होंगे, उसको ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली जो होता है लेस देन 500 mg/ml, या फिर माइक्रोग्राम में देखना तो 0.5 माइक्रोग्राम पर ml से ये कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब पर्सन में क्लोट डिग्रेडेशन या फिर फाइब्रिनोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, उस चीज को इंडिकेट करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्ट्रोक, जिस भी कंडीशन के अंदर क्लोट ज्यादा बन रहे हैं उस कंडीशन को असेस करने के लिए डी डाइमर ऐसे को किया जा सकता है। इसके अलावा कोएगुलेशन प्रोफाइल की जा सकती है, जैसे कि पीटी-आईएनआर टेस्ट होता है, एपीटीटी, सीटीबीटी, ये इनके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना। तो इन टेस्ट के थ्रू भी हम लोग जो है पता लगा सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, क्लोटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। तो ये कोएगुलेशन प्रोफाइल होती है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी प्रोफाइल जैसे ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, इनके थ्रू हम लोग इनडायरेक्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को पता लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किसी पर्सन में कोएगुलेशन होने की, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है। तो इनके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उनको चेक कर सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सभी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोस करने के लिए। तो अब सबसे लास्ट में हम लोग जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट देखते हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इसके लिए करी जाती है। तो सबसे पहले होता है एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी वो थेरेपी होती है जो कि क्लोट को बनने से प्रिवेंट करती है और क्लोट को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है, तो वो होती है एंटीकोएगुलेंट। तो कौन कौन सी यूज करते हैं, सबसे पहले आईवी इंट्रावीनस हिपेरिन का यूज किया जाता है, या लोविनॉक्स इसी का नाम होता है। तो हिपेरिन थेरेपी यूज करी जाती है अगर किसी पर्सन को इमीडिएट एम्बोलिज्म की कंप्लेन है, ठीक है, थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म हुआ है, थ्रोम्बस वहां पर हुआ है, तो हिपेरिन जो है 5000 से 10,000 यूनिट जो है लोडिंग डोज के रूप में, इसको इनिशियल डोज के रूप में पर्सन को दी जाती है, फॉलोड बाय एपीटीटी। एपीटीटी एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग हिपेरिन की डोज को मॉनिटर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिपेरिन की डोज को किससे मॉनिटर किया जाता है, एपीटीटी से मॉनिटर किया जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये जो है 25 से 35 सेकेंड होता है, ठीक है, कितना होता है 25 से 35 सेकेंड होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। बट ऐसा पर्सन जिसको हिपेरिन थेरेपी चल रही है उसमें इसको जो है टू मल्टीप्लाई, यानी अपन एवरेज बात करें उसको, अगर 1.5 से लेकर के 2.5 मल्टीप्लाई जो है उसका नॉर्मल माना जाएगा। मैंने बताया जैसे कि नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए 25 से 35, लेकिन जिसको हिपेरिन चल रही है उसे हम लोग थेराप्यूटिक डोज बोलते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक एपीटीटी बोलते हैं। तो उस केस में
इस वैल्यू का 1.5 से 2.5 गुना तक है नॉर्मल समझा जाता है। इट मीन्स अगर एवरेज माने हम लोग 1.5 से 2.5 गुना, तो अप्रोक्स 40 से 85 के बीच में जो है सेकेंड, वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर एक पर्सन जिसको हेपेरिन नहीं चल रही है तो उसमें 25 से 35 नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन हिपेरिन चल रही है तो इस नॉर्मल का 1.5 से 2.5 गुना नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, यानी 85 सेकेंड तक वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अगर पर्सन को हिपेरिन चल रही है और 85 से ज्यादा आ रहा है, इट मीन जो है उस पर्सन को हिपेरिन की डोज ज्यादा है। बट अगर 40 या 35 से कम आ रहा है, हिपेरिन चल रही फिर भी, इट मीन्स उसको डोज कम है तो डोज बढ़ाने की उसको जरूरत है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिपेरिन की डोज को एडजस्ट किया जाता है बाय द एपीटीटी। एपीटीटी की वैल्यू इसके 1.5 से 2.5 गुना नॉर्मल, बट अगर 1.5 गुना से कम आ रही है तो डोज बढ़ाना है, और 2.5 गुना से ज्यादा आ रही है यानी 85 सेकेंड से ज्यादा आ रही है तो डोज को कम करना है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अगर किसी पर्सन को हिपेरिन की डोज ज्यादा है तो उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, यानी प्लेटलेट काउंट उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट, इसका अगर टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी में तो इसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। दूसरा एंटीकोगुलेंट होता है ओरल वारफेरिन या कोमाडिन, जो कि 1 से 10 mg की टेबलेट में अवेलेबल होता है, या फिर डिबिगेट्रोन एक्सीलेट होता है। ठीक है, डेबिगो नाम से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। तो डेबिगो की 150 mg की टेबलेट रिकमेंडेड की जाती है इस केस के अंदर। ठीक है, तो इनकी भी जो डोज है उसको पीटी-आईएनआर टेस्ट के थ्रू जो है एडजस्ट किया जाता है। जैसे हिपेरिन की डोज को एपीटीटी से एडजस्ट कर रहे थे, वैसे पीटी-आईएनआर से हम लोग जो है वारफेरिन या डेबिगो की जो डोज है उसको मॉनिटर करते हैं। पीटी मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि एवरेज 11 सेकेंड होता है। रेंज वाइज बात करें तो 8 से 13 सेकेंड होता है, बट एवरेज कितना होता है पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 सेकेंड होता है नॉर्मल पर्सन के लिए। बट जिसको ये वारफेरिन या फिर डेबिगो चल रहा है उस पर्सन में नॉर्मल माना जाता है ये 2 से 3 गुना, यानी 11 का 2 गुना यानी 22 और 3 गुना मतलब 33, यानी 22 से 33 या 35 तक जो है उसको नॉर्मल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर किसी का 22 से कम अगर आ रहा है वारफेरिन के साथ में तो डोज को बढ़ाना है, बट अगर 35 या उससे ज्यादा आ रहा है सेकेंड तो डोज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं इनको जब ये मैंने पढ़ाए थे एपीटीटी और पीटीआईएनआर उस टाइम इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। तो डोज एडजस्टमेंट इन टेस्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक्स जो होते हैं जो कि थ्रोम्बस को डिजोल्व करने का काम करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, इनिशियल डोज होती है 2.5 लाख यूनिट जो है विदिन 30 मिनट पर्सन को दिए जाते हैं। अदर होते हैं जैसे यूरोकाइनेज होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये भी कुछ थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं। और थ्रोम्बोलाइटिक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एग्जाम्स में पूछा हुआ है वो क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग होता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ये कर सकते हैं, नोज ब्लीडिंग भी साथ में करते हैं। देन पर्सन को वेना केवा फिल्टर्स भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो भी क्लोट होता है वो लंग्स में कब आएगा, जब क्लोट कहाँ पर है, वीनस सर्कुलेशन में। जैसा कि हमने देखा था कि राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो इस सिस्टम के अंदर यानी इंफीरियर वेना केवा के अंदर जैसे किसी पर्सन को सपोज कीजिए डीवीटी बने हुए, लेग्स के अंदर डीवीटी है और नीचे का ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा, इंफीरियर वेना के केवा के थ्रू। तो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं जिसके थ्रू क्लोट तो है बट वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वेना केवा फिल्टर या अम्ब्रेला फिल्टर्स है वो क्या करते हैं, अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं और उन क्लोट्स को हार्ट तक पहुंचने से रोकेंगे। और जब क्लोट हार्ट तक नहीं आएंगे तो लंग्स में भी आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये होता है वेना केवा फिल्टर्स। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बता चुका हूं जब मैंने डीवीटी पढ़ाया था। दूसरा होता है 100% ऑक्सीजन इज द प्राइमरी चॉइस। फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट ट्रीटमेंट पूछा जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में तो वो क्या होता है, 100% ऑक्सीजन उस पर्सन को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पेन हो रहा है, क्योंकि पेन भी यहाँ पर शार्प पेन होता है तो मॉर्फिन सल्फेट दिया जा सकता है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोजीशन से रिलेटेड। अब ये पोजीशन किस केस में है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स के अंदर कि अगर किसी पर्सन को एयर एम्बोलिज्म हुआ या एयर एम्बोलिज्म का सस्पेक्ट है, आप आईवी लाइन से फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो आपको पता चला कि पेशेंट के अंदर जो है आईवी लाइन के थ्रू एयर चला गया है, तो अब उस पर्सन को कौन सी पोजीशन देना बेस्ट सुटेबल रहता है। तो एयर एम्बोलिज्म के केस में यहाँ पर एक मैनुअर होता है जिसे बोला जाता है डुरंट मैनुअर। कौन सा मैनुअर बोलते हैं, डुरंट मैनुअर। डुरंट मैनुअर में क्या करते हैं, पर्सन को लेफ्ट साइड में, याद रखना राइट नहीं, लेफ्ट साइड में, जिस साइड में हार्ट होता है
लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन देते हैं, यानी लेफ्ट लेटरल पोजीशन उस पर्सन को दे दी जाती है। और साथ में जो है ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन भी उस पर्सन को दे सकते हैं। ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन का मतलब होता है हेड डाउन लेग अप साइड में, बट ट्रेडलेन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है इस पोजीशन का कि सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही चॉइस रहती है यहाँ पर। तो दोनों ऑप्शन में हो तो ये वाला पॉइंट पे जाना, बट ये ऑप्शन में ना हो तो ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन पे आप लोग टिक कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डूरेंट मैनवर। और ये जो पोजीशनिंग है वो किस केस में देते हैं, एयर एम्बोलिज्म के केस में देते हैं, ताकि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एयर अपर साइड में होती है तो वो राइट लंग तक, अगर राइट एट्रियम तक पहुंच गई तो वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशनिंग उस पर्सन को दी जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। तो अभी हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट पढ़े थे, उसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि एक पेशेंट है विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है और वो है आईवी हिपेरिन थेरेपी के ऊपर, यानी उसको हिपेरिन दिया जा रहा है, ठीक है। पेशेंट हैज पीटीटी वैल्यू, पीटीटी वैल्यू मतलब एपीटीटी वैल्यू, पेशेंट की एपीटीटी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 26 सेकेंड आ रही है, ठीक है। व्हाट शुड बी एंटिसिपेटेड, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना चाहिए, तो जैसा कि हमने पढ़ा था आज के लेक्चर के अंदर कि नॉर्मल एपीटीटी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपने पास, 25 से 35 सेकेंड होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। बट जो पर्सन हिपेरिन थेरेपी के ऊपर चल रहा है, यानी वहां पर बात आ जाती है थेराप्यूटिक एपीटीटी की, तो उस केस में ये जो है 1.5 से लेकर के 2.5 गुना तक जो है नॉर्मल माना जाता है। किसका, 25 से 35 का 1.5 से 2.5 गुना नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, जो कि अप्रोक्स जो होता है, अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 40 से 85 सेकेंड होता है। समझ लिया आप लोगों ने ये बात। तो यहाँ पर इतना सा समझना, एक नॉर्मल पर्सन में एपीटीटी कितना होता है, 25 से 35 सेकेंड, जबकि एक पर्सन जिसको हिपेरिन चल रही है यानी वो थेरेप्यूटिक मोड में है, उस पर्सन को 40 से 85 हमको एपीटीटी मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 26 सेकेंड दिया है, तो 26 सेकेंड क्या है, इस रेंज से अंदर है या बाहर है, इस रेंज से नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, उस पेशेंट को डोज कम दी जा रही है, इसी वजह से एपीटीटी वैल्यू क्या आ रही है उस पर्सन की, कम आ रही है। तो इस केस में उस पर्सन की डोज क्या करना चाहिए, हिपेरिन की डोज को बढ़ा देना चाहिए, ताकि एपीटीटी वैल्यू इस नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। इसका उल्टा अगर मैं यहाँ पे देता कि 90 या 95 सेकेंड है, तो वहां पर उस केस में उस डोज को क्या करना चाहिए होता था, डिक्रीज करना चाहिए होता था, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको होप्सो सोल्व कर सकते हो। और अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर जरूर देना। आज हमने पढ़ा था विर्चो ट्राइड, तो विर्चो ट्राइड में कौन कौन से 3 पॉइंट थे या 3 कॉजेज थे जो कि डीवीटी कॉज करते हैं। अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।